नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बीपीएससी री एग्ज़ाम होने वाला है जून में। डेट तो निर्धारित हो चुकी है, आप सभी जानते ही होंगे, और DSSB का फॉर्म भर ही चुके हैं। तो इनकी तैयारी ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए। इसके बाद अगस्त में भी वैकेंसी आने वाली है, इससे पहले निर्धारित हो चुका है, और बिहार टेट का भी एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, आज हम रस से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, या तो आपको अभी इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए रस से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, हम इनको केवल प्रश्न और उत्तर ही नहीं, इनकी बाकायदा व्याख्या सहित इन प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि कभी कभी तो सीधे प्रश्नोत्तर ही आ जाया करते हैं। तो जब सीधे प्रश्नोत्तर ना आकर कभी कभी इन प्रश्नों की व्याख्या से प्रश्न मिल जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। आज का सेशन है रस से संबंधित प्रश्नों का है, तो चलिए देखते हैं आज रस के प्रश्नों को। तो पहला है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो ये कवि देव ने, रीतकालीन देव हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य में छल नामक संचारी भाव को देव ने प्रचारित किया। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। वस्तुतः चिंता आदि चित्त वृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं, और यह स्थायी भाव के सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो रस सामग्री इस प्रश्न का उत्तर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये रस के अवयव हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस के 4 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस हैं। तो ये सभी स्थायी भाव हैं। स्थायी भाव, इसका उत्तर विकल्प सी सही। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, और हास्य रस का हास्य है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र रस का क्रोध है, और भयानक रस का भय, ये स्थायी भाव है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रस के अवयव, स्थायी भाव हृदय में नित्य विद्यमान भाव रहते हैं। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। और इसमें आलंबन जिसके सहारे स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन मनोविकारों की उद्दीप्त करने वाले भाव को उद्दीपन कहते हैं। और अनभाव विभाव के बाद उत्पन्न होने वाले अनभाव होते हैं। और संचारी भाव स्थायी भावों के पोषक होते हैं। तो ये रही इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 14, शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? तो
यह कथन शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन आचार्य राजशेखर का, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन आचार्य शेखर का है। और काव्य लक्षण यानी कि काव्य की परिभाषा के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण कथनों में शब्दार्थों सहित काव्यम, ये भामा का है, जो कि ये भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और अगली पंक्ति है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये दंडी का है, चार दंडी का। रीतिरात्मा काव्यस, ये आचार्य वामन का है। और काव्यस्यात्मा ध्वनि, ये आनंदवर्धन का, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और अगला है शब्दार्थों सहितो वक्र व्यापार सालनी, ये आचार्य कुंतक का है। और कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ये आचार्य क्षेमेंद्र का है। और क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और अगली पंक्ति है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति क्वाप, ये आचार्य मम्मट का है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ का है। अगली पंक्ति है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ का। ये सभी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, और तो इनको एक बार और पढ़ लीजिए। शब्दार्थों सहित काव्यम भामा का, शरीरम तावत दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना दंडी का है। रीतिरात्मा काव्यस वामन, काव्यस्यात्मा ध्वनि आनंदवर्धन का है। और शब्दार्थों सहित वक्र विप्यार वक्र कवि व्यापार सालनी, ये कुंतक का है। औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम आचार्य क्षेमेंद्र का है। और तद्दौषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति क्वाप, ये आचार्य मम्मट का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम आचार्य जगन्नाथ का है। और अगला प्रश्न है पांचवा, काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से अभिप्राय है। तो 9 रस से अभिप्राय यानी कि 9 रसों से संबंधित है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से अभिप्राय 9 रस से हैं। ये 9 रस इस प्रकार हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, ये सभी 9 रस। अगला है रसो वैसा रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है। तो इनका उल्लेख तैत्तिरेय उपनिषद में हुआ है। तैत्तिरेय उपनिषद में हुआ, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख तैत्तिरेय उपनिषद ग्रंथ में हुआ है। इस प्रकार से हुआ है। रसो वैसा, ये तैत्तिरेय उपनिषद ग्रंथ में हुआ है। अगला प्रश्न है विभावा अनुभव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। तो ये आचार्य भरत मुनि ने प्रतिपादित किया है, और ये नाट्य शास्त्र से है। और इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इस सूत्र से अभिप्राय है विभाव अनुभव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और इनके इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार अनुभवों का विशेष उपयोग अभिनय की दृष्टि से ही होता है। भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत सहित कुल 8 रसों को ही नाट्य प्रयोग में स्वीकारा है। यानी कि इन्होंने 8 रसों को स्वीकार किया है। नवे रस शांत का इसमें वर्णन नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रसिद्ध रससूत्र विभावा अनुभव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो वही भरत मुनि है। इसमें 8 रसों का प्रयोग मिलता है, और इसका उत्तर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये उत्तराखंड पीजीटी 2020 में आया हुआ है। सेम वही प्रश्न विभावा अनुभव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है। ये पीजीटी 2004 में आया हुआ है। सेम वही प्रश्न भरत मुनि का है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने रससूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। तो नाट्य शास्त्र में किया है। ये भरत मुनि का ग्रंथ है, और इसमें 8 रसों का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है विभाव अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है। तो ये भरत मुनि का कथन है, और नाट्य शास्त्र में इसका प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है।
प्रश्न 12, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या भरत मुनि ने 8 बताया है, उसमें शांत रस का प्रयोग नहीं मिलता है, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताया है। प्रश्न 13, रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो रस की संख्या 8 भरत मुनि ने मानी है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो शांत रस, जो कि 9वां रस माना जाता है। ये आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में केवल 8 रसों का प्रयोग किया है, इसमें शांत रस का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसलिए इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे? तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य भरत मुनि है, विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता हैं। भट्ट लोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, और ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है। शंकुक का अनमितवाद है सिद्धांत, और इनका सिद्धांत न्याय दर्शन से संबंधित है। भट्ट नायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद, तथा अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है। ये सभी व्याख्याता हैं नाट्यशास्त्र भरत मुनि के। और अगला प्रश्न है 16, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, विकल्प सी सही है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रस अनुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन, ये 2 भेद हैं। अगला प्रश्न है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो ये वही प्रश्न है, विकल्प ए सही है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। इससे पहले ये पीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है, और ये उत्तराखंड पीजीटी 2020 में सेम वही प्रश्न। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विभाव सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विभाव के प्रकार उद्दीपन, आलंबन। उद्दीपन विभाव स्थायी भावों को उद्दीप करने वाले मनोविकार होते हैं, और आलंबन विभाव जिनका आलंबन करके स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन कहते हैं। तो ये विभाव के भेद 2, उद्दीपन और आलंबन। अगला प्रश्न, विभाव के भेद हैं। तो विभाव के भेद आलंबन और उद्दीपन अभी देख ही चुके, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। प्रश्न 19वां, जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे कहते हैं। जो विषय वस्तु परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, विकल्प बी सही है। और अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जो विषय वस्तु परिस्थिति स्थायी भाव को उद्दीप्त करे अर्थात उसे तेजी प्रदान करे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे शांत रस के लिए सत्संग, तीर्थाटन, धर्म उपदेश इत्यादि। ये रसों में तेजी, शांत रस में तेजी प्रदान करने का कार्य करते हैं सत्संग, तीर्थाटन और धर्म उपदेश। और अगला प्रश्न है, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो ये संचारी भाव से है, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते हैं और बिगड़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध संचारी भावों से है। अगला प्रश्न है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होते हैं, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होते हैं तो वे अनुभव कहलाते हैं, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होते हैं वे अनुभव हैं। मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी
उत्पन्न होती हैं जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगते हैं तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अनुभावों के भेद के विषय में आचार्यों में मतभेद है। भरत ने अनुभावों के 3 भेद किए हैं, वाचिक, आंगिक, सात्विक। ये अनुभावों के भेद हैं भरत मुनि के अनुसार। और भानुदत्त ने इनके 4 भेद माने हैं। उनके नाम भी आचार्य भरत से कुछ भिन्न दिए हैं। ये हैं कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। ये भानुदत्त के अनुसार है। और अगला फैक्ट है, तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भ्रू संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं कायिक अनुभाव हैं। इन अनुभावों को उत्पन्न करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है, इसलिए यत्नज अनुभाव भी इनको कहते हैं। इनकी संख्या अनिश्चित है। प्रश्न है 22, रोमांच किस तरह का अनुभाव है? तो रोमांच ये सात्विक अनुभाव है, विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 23, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य भाव कहते हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज या भोजक तत्व तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति या आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? तो ये भट्ट नायक ने की है, भुक्तिवाद के। इनका सिद्धांत भुक्तिवाद है, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति तथा इसके व्याख्याकार हैं। पहले व्याख्याकार भट्ट लोलट हैं। इनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है, संयोग का अर्थ उत्पाद या उत्पादक संबंध है। और इनका सिद्धांत मीमांस दर्शन से संबंधित है। शंकुक दूसरे हैं। शंकुक इनका सिद्धांत है अनमितिवाद। और निष्पत्ति का अर्थ है अनमिति, संयोग का अर्थ है अनुमाप्य अनुमापक संबंध। और इनका सिद्धांत न्याय दर्शन से संबंधित है। भट्ट नायक है, इनका सिद्धांत भोगवाद है। और निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति या आस्वाद, संयोग का अर्थ है भोज या भोजक संबंध। और इनका दर्शन सांख्य दर्शन से संबंधित है। अभिनव गुप्त इनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद और निष्पत्ति अभिव्यक्ति है और व्यंग्य व्यंजक संबंध है। और इनका सिद्धांत वेदांत सिद्धांत से संबंधित। इस प्रकार भरत मुनि के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ है भोज या भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति या आस्वाद, भट्ट नायक ने माने। अगला प्रश्न है 25, वेपत्तु कैसा अनुभाव है? वेपत्तु कैसा अनुभाव है? वेपत्तु सात्विक अनुभाव है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है 26, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो ये कार्य अनुभाव कहलाते हैं, विकल्प बी सही है। और ये अनुभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अनुभावों के कितने भेद? अगला प्रश्न है अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के दोस्तों इस प्रश्न में विकल्प सी दिया गया उत्तर, लेकिन आयोग ने इसको बाहर कर दिया था। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। संभवतः विभिन्न विद्वानों में मतभेद के कारण ऐसा किया गया है। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुभाव के 2 भेद होते हैं। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, इनमें से कौन से हैं? तो इसका उत्तर है कायिक और सात्विक, ये अनुभाव के भेद हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी जो कि एक अच्छी पुस्तक है, और इसमें शब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक या इच्छित तथा सात्विक या अनिश्चित। इच्छित अनुभाव को साधारण अनुभाव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो इनमें से सात्विक अनुभाव विषाद नहीं है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रोमांच
कंप और प्रलय सात्विक अनुभव के अंतर्गत आते हैं, जबकि विषाद मानसिक अनुभव है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अनुभव के प्रकार। अनुभव कायिक में निश्वास उच्छ्वास इस इत्यादि है। मानसिक में मन में हर्ष या विषाद। आहार कृत्रिम वेशभूषा। वाचिक में वाणी की उग्रता या मृदुता। सात्विक में स्तंभ श्वेत रोमांच स्वरभंग कंप विवर्णता असुर प्रलय इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है 30 प्रश्न नंबर 30। ज्यों ज्यों पटु झटकति हठति हससि नचावति नयन त्यों त्यों निपट उदाराओं फगुआ देत व नयन। पंक्ति में कौन सा अनुभव है? तो इस पंक्ति में कायिक अनुभव है। विकल्प बी सही कायिक अनुभव है। और इसकी व्याख्या देखते। प्रस्तुत पंक्तियों में पट यानी कि वस्त्र का झटकना, हंसना, आँखों का नचाना यह इंगित करता है कि ये सारी क्रियाएं शरीर के अंगों द्वारा हो रही हैं, अतः ये कायिक अनुभव है। अगला प्रश्न है 31। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? इससे पहले भी देख चुके हैं। छल नामक संचारी भाव को 34वां माना है आचार्य देव ने। इसका उत्तर विकल्प ए सही। अगला इसकी व्याख्या देख लेते। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी वे इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह स्थिर नहीं रहते और बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। इनसे स्थायी भाव की पुष्टि होती है। इनको व्यभिचारी भाव भी, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये 33 हैं, मूलतः 33 हैं, लेकिन देव कवि ने छल नामक एक और संचारी भाव ढूंढ निकाला जिसे 34वां संचारी भाव कहते हैं। अगला प्रश्न है रसों के संचारी भावों की कुल संख्या है? तो कुल संख्या 33 है। विकल्प सी सही है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। वे इस प्रकार हैं। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, चैतन्य, लाभ, मोह, स्मृति, मरण, व्याधि को रोग कहते हैं। मद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास, भय या व्यग्रता, मति, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, वीड़ा को लज्जा कहा जाता है। ग्लानि, स्वप्न, चपलता, धृति, आमर्ष जो कि असहनशीलता है। निद्रा, अवहित्या को भाव का छिपाना, और अपस्मार जो कि मूर्छा तथा वितर्क। ये सभी 33 संचारी भाव हैं। अगला प्रश्न है संचारी भाव की संख्या 33 देख ही चुके। अगला प्रश्न है संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो इनमें से संचारी भाव रोमांच नहीं। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है 36। अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है? तो यह एक संचारी भाव का एक प्रकार है। विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न है भयानक रस के संचारी भाव हैं। तो भयानक रस के संचारी भाव त्रास, आवेग, दैन, शंका, अपस्मार ये सभी भयानक रस के संचारी भाव हैं। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भयानक रस के संचारी भावों में त्रास, आवेग, दैन, शंका, अपस्मार है। इस रस का स्थायी भाव भय है। इस रस के अनुभव वैवर्ण, रोमांच, कंप, स्वरभंग इत्यादि। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनना है। तो चलिए देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। वीर रस का उत्साह है। तो इस प्रकार इसका उत्तर 4-3-2-1 विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अभी देख ही चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 39। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो
अद्भुत रस का स्थायी भाव, इससे पहले भी देख चुके हैं। विस्मय है। वीर रस का उत्साह स्थायी भाव होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 विकल्प सी सही। इसका भी उत्तर विकल्प सी सही है और ये देख लीजिए। और अगला प्रश्न है 40। इनमें से निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भयानक रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव, सॉरी दोस्तों, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, बाकी सभी सुमेलित हैं। शांत रस का निर्वेद है। अद्भुत रस का विस्मय है। रौद्र रस का क्रोध है। यहाँ पर बीभत्स रस का जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। इसका उत्तर विकल्प बी सही। भयानक रस का भय होता है और बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। तो जहाँ पर दिया हुआ भयानक रस का स्थायी भाव भय है, जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? इन विकल्पों में रति, शोक, उत्साह, भय ये सभी स्थायी भाव हैं और इसका उत्तर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो इनमें से विषाद स्थायी भाव नहीं है, ये संचारी भाव है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है और हास्य रस का स्थायी भाव। अगला प्रश्न वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, आप सभी जानते ही होंगे। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस के 4 भेद होते हैं। वीर रस के 4 भेद होते हैं। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। और करुण रस का स्थायी भाव शोक है, आप सभी जानते ही होंगे। और भयानक रस का स्थायी भाव भय है तथा शांत रस का स्थायी भाव शम या निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, विकल्प डी सही। अगला है फिर वही प्रश्न, इससे पहले पीजीटी 2016 में आया हुआ है और वही प्रश्न पीजीटी 2002 में। वीर रस का स्थायी भाव, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो अभी देख ही चुके हैं, शांत रस का स्थायी भाव है, विकल्प बी सही है। और प्रश्न है हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान, बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं आचार्य गणपति चंद्र गुप्त हैं, विकल्प डी सही। विकल्प डी सही। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना गणपति चंद्र गुप्त ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन में इस स्थापना को व्यक्त किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रस के संबंध में विभिन्न कथन स्थापनाएं। प्रश्नोत्तर शैली में रसों के प्रतिष्ठापक उजियारे कवि हैं। व्यसन, दुख एवं सुख रस के प्रतिष्ठापक रामचंद्र गुणचंद हैं। भक्ति रस का सर्वप्रथम विरोध किया था राजा भोज ने। भक्ति रस का सर्वप्रथम विरोध किया था भोज ने। प्रेयान रस के प्रतिष्ठापक हैं। प्रेयान रस के प्रतिष्ठापक भानुदत्त हैं और माया को रस मानने वाले भानुदत्त हैं। माया को रस मानने वाले भानुदत्त हैं और वात्सल को 10वां रस मानने वाले पंडित विश्वनाथ हैं। वात्सल रस को 10वां रस मानने वाले आचार्य पंडित विश्वनाथ है। अगला प्रश्न है पंक्ति दी हुई है वीरों का कैसा हो बसंत, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है? तो इसमें वीर रस की सृष्टि हुई है और ये पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान, आप सभी परिचित ही होंगे। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी ने क्रांति की गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान नामक लेख में सुभद्रा जी की कविताओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। सुभद्रा जी की राष्ट्रीय कविताएं क्रांति के जय घोष से गुंजरित हो रही हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में भारतीय इतिहास के वीर पुरुषों एवं घटनाओं का नाम लेकर लंका और कुरुक्षेत्र का
स्मरण का त्रेता एवं द्वापर युग की वीरता के महत्व का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि वसंत पर्व को रक्त पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त पंक्ति वीर रस से संबंधित है। प्रश्न है अगला, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो ये वीर रस का संचारी भाव है। उग्रता, गर्व, हर्ष आदि ये वीर रस के संचारी भाव हैं। इस अगला प्रश्न है बीभत्स रस का स्थायी भाव है? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, विभाव आदि भावों को परिपक्वता होती है तब यह रस उत्पन्न होता है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है, आप सभी जानते ही होंगे। इस प्रकार विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव। अगला प्रश्न है 52, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? तो ये बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अगला प्रश्न है बीभत्स रस का स्थायी भाव, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इससे पहले पीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है और ये उत्तराखंड पीजीटी 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है। ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 56 जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है? तो जुगुप्सा ये बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। ये टीजीटी परीक्षा 2001 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है अद्भुत रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और जुगुप्सा रस का स्थायी भाव, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव। इस प्रकार क्रोध तथा निर्वेद क्रमशः रौद्र तथा शांत रस के स्थायी भाव हैं। अगला प्रश्न है 58, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, विकल्प ए सही है। प्रश्न है 59, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है, विकल्प सी सही है। शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, विकल्प सी सही है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। व्याख्या देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। रति, शोक तथा विस्मय क्रमशः। श्रृंगार रस का रति है स्थायी भाव, करुण रस का शोक है और अद्भुत रस का विस्मय, इससे पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है और भयानक रस का भय होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है। तो अगला प्रश्न है 62, राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परिछाई। उपर्युक्त पंक्ति में इसमें कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस है। यहाँ राम आलम्बन है तथा सीता आश्रय, कंकन के नग में परिछाई, देखना उद्दीपन, राम की परछाई को देखना आदि, अनुभव, स्तब्ध, हर्ष आदि संचारी भाव, स्थायी भाव रति हैं, जो इन सबसे पुष्ट होकर संयोग श्रृंगार रस का परिपाक करता है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो चमक बीज बन गरज तराशा, चमक बीज बन गरज तराशा, विरह काल होई जीव गराशा। तो इन सभी विकल्पों में प्रकृति का आलम्बन रूप में ये चित्रण ये गलत है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में विरह का मानवीकरण, अवधी भाषा का प्रयोग तथा वियोग श्रृंगार का वर्णन मिलता है, जबकि प्रकृति का आलम्बन के रूप में चित्रण इस पंक्ति में नहीं हुआ है। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प डी सही, प्रकृति का आलम्बन रूप ये असत्य है।
प्रश्न 64 तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानि, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानि, बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यों, पुलक तनवारी विलोचन बाढ़े। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो जैसा कि आप पढ़कर जान ही चुके होंगे, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में श्रृंगार रस है। यह प्रसंग राम वन गमन के समय का है। तो अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और करुण रस का शोक आप सभी जानते होंगे। हास्य रस का हास होता है और वीर रस का उत्साह, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। विकल्प ए सही है। प्रश्न है, इसमें पंक्तियाँ दी हुई हैं, चलिए पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो इस पंक्ति में इसमें भी श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है और ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रृंगार रस का वर्णन है, यह पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है, जिन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करते हुए इन पंक्तियों की रचना की है। अगला प्रश्न है 68 विप्रलम यानी कि वियोग श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो इसमें 10 दशाएं मानी गई हैं। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। विप्रलम श्रृंगार यानी कि वियोग में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण, ये सभी 10 दशाएं मानी गई वियोग श्रृंगार में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अग्नि पुराण में अन्य रसों को श्रृंगार रस का भेद माना गया है और केशव देव आदि आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज माना है और देव ने श्रृंगार रस में सभी रसों को बिंबित माना है। प्रश्न 69 किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? श्रृंगार को रसराज की संज्ञा दी गई है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, किस रस का संचारी उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं? तो ये श्रृंगार रस में, ये सभी क्रियाएं श्रृंगार रस में होती हैं। विकल्प ए सही है। श्रृंगार रस का उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु, उद्यान, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका की प्रेम चेष्टाएं आदि, आलंबन, हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई। विकल्प सी सही है। प्रश्न है 72 निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जपते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार यानी कि विप्रलम श्रृंगार का वर्णन हुआ है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 73 फाड़ी नख शव आंतड़ेन, रुधिर मवाद निगार, लेपत अपने मुख पे, हरस प्रेतगण नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसमें जुगुप्सा स्थायी भाव है, घृणा वाला। तो विकल्प बी सही है। प्रश्न 74 सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निगारत, खींचत जीवें प्यार, अति आनंद उर धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, श्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। में कौन सा रस है? तो इसमें भी बीभत्स यानी कि घृणा वाला है। विकल्प बी सही है। उपर्युक्त पंक्तियों में बीभत्स रस का चित्रण किया गया, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। प्रश्न 75 जबते इत ते घन श्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, करफय मुख चंद धरय सजनी, नित्य सोचत है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो इसमें संचारी भाव का उल्लेख स्मृति है। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। स्मृति नामक संचारी भाव का प्रयोग किया गया है
और घृति, मति, हर्ष, चिंता तथा स्मृति इत्यादि शांत रस के स्थायी भाव हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतिधारी महावीर नारी दिखारे, इसमें उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस, यह हास्य रस का उदाहरण है। इसका स्थायी भाव हास्य है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हास्य रस है इसमें। इस पंक्ति का अर्थ है विंध्य के तपस्वी के बिना विंध्य के तपस्वी नारी के बिना काफ़ी दुखी है। तो अगला प्रश्न है 77, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ, में कौन सा रस निहित है? इसमें हास्य वाली बातें हैं, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। इसमें हास्य रस निहित है। और उपर्युक्त पंक्तियों में हास्य रस है जिसका स्थायी भाव हास्य है। और हास्य रस से संबंधित इसमें आलंबन भाव विदूषक है और उद्दीपन भाव विभिन्न चेष्टाएं होती हैं। अनुभाव मुस्कुराना, हंसना, ये सभी अनुभाव हैं। और संचारी भाव इसमें हर्ष, उत्सुकता, चपलता, आलस्य, श्रम, अवहित, ये सभी संचारी भाव हैं। प्रश्न 78, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समाज से दान, उपर्युक्त दोहे में कौन सा छठे समाज से दान उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस से संबंधित है, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हुए, उपर्युक्त दोहे में हास्य रस है जहाँ किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो इससे पहले भी हम सभी पढ़ चुके हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का भय होता है। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न 80, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो इनमें इन पंक्तियों में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर विकल्प ए रौद्र रस सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में रौद्र रस का वर्णन है। इस रस का स्थायी भाव क्रोध है। रक्त और रुद्र क्रमशः इस रस के वर्णन और देवता हैं। और दोस्तों ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो इससे पहले वाले देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।